हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये अपना इजी चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है। सॉल्यूशंस आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपने देखा है 12th का, ये और काइनेटिक्स फिर भी रिलेटिवली आसान अपने, काफी स्कोरिंग है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर भी रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ठीक है उसके जैसे रहते हैं कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो वो लग रहा है अगर भारी है क्वेश्चन तो आइडियली फर्स्ट राउंड में ना अटेम्प्ट करा जाए बाद में, बट सॉल्यूशंस को आइडियली करते जाना चाहिए हाथ के हाथ। तो इसमें देखते हैं स्टार्टिंग में पहले, जैसे कि आपके चैप्टर इंट्रोडक्शन में कुछ बारीक चीज़ें दे रखी होती है जिन पे कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान अगर नहीं जाता तो बिकॉज एलॉयज भी अगर आप देखो सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड आपके जो होमोजेनियस सॉल्यूशंस हैं, तो ये भी टेक्निकली अब सॉल्यूशंस हो गए हैं। तो इनके कॉम्पोजिशंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मेंशन्ड है इन पे, बिकॉज हम देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अक्रॉस शिफ्ट्स। तो ब्रास से स्टार्ट करते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज में हमने क्या टेक्निक सीखा था, क्या ट्रिक था इनको याद करने का, कि दोनों में एक कंपोनेंट तो कॉमन है, जो कि कौन सा है, कॉपर। इसके अलावा लेकिन हमने ये ट्रिक देखी थी कि जिसमें एस है उसमें जेड वाला मेटल है, और जिसमें जेड है उसमें एस वाला आपका मेटल है। तो इस तरीके से जिंक और टिन। ये फिर रही बात, जैसे ये जर्मन सिल्वर है, दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर आल्सो, और ये हमने देखा है डीएनएफ में भी आता है और वहां पे पूछा भी जाता है हाई फ्रीक्वेंसी में एग्जाम्स में, क्योंकि ये ट्रिकी होता है। इसमें सिल्वर तो इसका कंपोनेंट होता ही नहीं है। अच्छा, इसकी भी देखो ट्रिक है कि मेरे को रियलाइज हो रही है याद रखने की, कि इसमें जो तीनों मेटल्स हैं ये एक के बाद एक है, निकल, कॉपर और जिंक, बैक टू बैक है सारे, ग्रुप 10, ग्रुप 11 और ग्रुप 12। तो इस तरीके से कन्वीनियंटली ये याद हो जाएगा, एग्जाम पर्पज से ये हाईली इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगर हम देखें, एक उसने ये मेंशन कर रखा है, बाय चांस अगर ये असर्शन रीजन में आ जाए स्टेटमेंट्स में या किसी तरीके से, तो कह रहा है जैसे हम टूथपेस्ट भी यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है जो अपना एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उसको हम यूज करते हैं। पर वो कह रहा है कि उसका लेस देन इक्वल टू 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन में, अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन रहे तो ये फायदेमंद है, ठीक है, जर्म बिल्डअप को रोकता है। लेकिन ये सेंसिटिव वैल्यू है, अगर ये इसको एक्सीड कर जाए, कितने को, 1.5 ppm या उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर उल्टा इसी की वजह से दांत में हमारा इनामल, ठीक है, इरोड होने लगता है, खराब होने लगता है। ये चीज़ भी हो गई एक। लास्टली अगर आप देखो, एक नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन हमने देखा था, ठीक है, जिसका पर्पस क्या होता है कि इट इज आइसोटोनिक विद ब्लड आपका, ठीक है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक विद ब्लड आपका, कि बाय चांस आपको कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन देना है या कुछ, तो ऐसी दवाई ना हो जिसकी वजह से ऑस्मोसिस ही हो जाए, आपके सेल्स श्रिंक हो जाए या, ठीक है, एक्सपैंड हो जाए। तो इस वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन लेकिन कितना गिवन है चैप्टर में, 0.9%। वो भी कौन सा परसेंटेज है आपका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। कहने का मतलब, इसको अगर कल को आ जाए मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो 100 ml में आपके पास 0.9 ग्राम्स है NaCl, 1 लीटर में आपके पास 9 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करके 58.5 से, इस तरीके से आप डील कर सकते हो। क्लियर, ये नोट कर लिए, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख लिया था। ये देखो व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा जस्ट बेसिक सा थ्योरी, कुछ चीजें जो मिस हो जाती हैं कभी कभार। अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं किस टाइप के मिक्सचर अपने, होमोजीनियस, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा था लॉजिक क्या होता है होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस के अंदर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, गैस इन गैस जो कि हमेशा होता ही है।
लिक्विड इन लिक्विड और या तो सॉलिड इन सॉलिड। और इसमें हमने देखा है सॉलिड भी कोई अगर हम लिक्विड में घोलते हैं तो अंदर जाके फिर वो लिक्विड के पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है। NaCl जो सॉलिड है सोल्यूशन के अंदर Na+Cl- आयंस आपके लिक्विड की तरह ड्रिफ्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से होमोजेनियस मीनिंग ऑल कंपोनेंट्स इन सेम फिजिकल स्टेट, और या तो फिर फेज भी कह सकते हो। ये चीज है। अच्छा, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट लिखा है। अमाउंट किस चीज, मतलब ये आप समझ लो डिफरेंस की मास के टर्म्स में नहीं। अमाउंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल। तो जिसके मोल कम है उसको क्या बुला रहे होते हैं हम, सॉल्यूट। वेराज जिसके मोल ज्यादा है उसको बुला रहे होते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, मास से लेना देना नहीं है। लेट्स से ग्लूकोज इन वाटर है तो ग्लूकोज का आपको मास बहुत ज्यादा दिख रहा होगा पर उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है तो उसके मोल्स हो सकता है इफेक्टिवली कम हो जाए। हाँ, नहीं कभी कभार मतलब इस तरह से आप देखो ना कंफ्यूजन रह सकता है कि आपका लेट से 180 ग्राम ग्लूकोज है और खाली 36 ग्राम पानी है। तो अब कोई कंफ्यूज उसमें हो सकता है कि वाटर का मास कम है लेकिन मास उसके मोल्स फिर भी ज़्यादा हो जाएंगे। 36 ग्राम्स में 2 मोल्स, ग्लूकोज के 180 ग्राम में खाली 1 मोल। तो ग्लूकोज सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट जिसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। फिर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम देखें, ये सारी चॉइसेस अपने पे थी। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं खोलेंगे अब क्योंकि हम इनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो हमारे मोल कॉन्सेप्ट के भी शॉर्ट नोट्स थे वहाँ पे। पर जस्ट एक, ठीक है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल अगर इनको हम नोट करें। मास परसेंटेज में क्या था, वेट आपका सॉल्यूट अपॉन वेट किसका, पूरे सोल्यूशन का, इनटू 100%। ये चीज सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में आपका मास के बजाय, ठीक है, वॉल्यूम्स आ जाएंगी कंपोनेंट की अपॉन टोटल सोल्यूशन की। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है जैसे अभी हमने नॉर्मल सलाइन में भी देखा, तो इसमें ये ध्यान रहे। ठीक है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इफ यू हैव x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली किससे कॉरेस्पॉन्ड कर जाएगा, x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये नंबर आपका स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, पीपीएम में हमने देखा था क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आपका कोई x ppm है किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब x ग्राम्स डिजोल्व है उस सब्सटेंस के कितने में, 1 मिलियन 10⁶ ग्राम्स ऑफ वाटर में। पर इसको हम और कैसे देख सकते हैं, x ग्राम्स आपका सॉल्यूट इन, अगर हम डेंसिटी पानी की 1 अज्यूम करें तो 10⁶ ग्राम्स जो है वो 10⁻³ किलोग्राम्स भी उसको लिख सकते हैं, तो 1000 किलो में। ठीक है, तो इसेंशियली यहां से इसको फिर मोलालिटी में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। वेराज इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 लीटर्स ऑफ वाटर। यहां से इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना आसान हो जाता। ठीक है, ये चीजें जो आपकी है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन क्या बोलोगे इसमें आप, सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि हमने देखा है इस चैप्टर में मोस्टली वील बी डीलिंग विद सिंपली बाइनरी सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर खाली 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट जस्ट। बाकी लास्ट में क्या है, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी। मोलारिटी क्या हमने देखा था, मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन।
ठीक है, whereas molality is same numerator, moles solute, पर डिनोमिनेटर में पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एंड लास्टली नॉर्मेलिटी अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। ये चीज एक लगे हाथ यहाँ पे, और क्या नोट कर ले हम कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है, राइट, रिक्वायर्ड क्या है कन्वर्जन के लिए, सिंपली n फैक्टर, एंड दैट विल बी आपका, सिंस हमारे इक्विवेलेंट्स आर मोल्स इनटू n फैक्टर, इस वजह से दोनों तरफ अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या आ रहा है, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये काम आ जाता है। तो ये रहा सेक्शन आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, सारे रेलेवेंट फॉर्मूले। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया खत्म? ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से। एक तो आ रहा है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रह सकती है ये। सॉल्युबिलिटी विल बी आपका कि मैक्सिमम, ठीक है, कितना सॉल्यूट घोला जा सकता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बट ऑल्सो एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, बिकॉज हमने देखा है सॉल्युबिलिटी विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो चेंज होते जाएगी उसके साथ। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी आपका मैक्सिमम अमाउंट, या फिर मास के टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो अमाउंट के टर्म्स में अगर डील करेंगे तो कैसे अपेयर करेगा, एज मोल पर लीटर, वेराज मास के टर्म्स में ग्राम्स पर लीटर, और यूजिंग मॉलिक्यूलर मास हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in given solvent at specified temperature। तो ये चीज हो गई। फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन से क्या समझते हो, अगर उसके आगे ये मॉडिफायर भी हम लगा देंगे, डिस्क्रिप्टिव ये वर्ड, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जिसमें और सॉल्यूट अभी एट दैट टेम्परेचर नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, कंपेयर टू दिस अनसैचुरेटेड में यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट टेक्निकली। एक और हमने देखा था, इसमें क्या आता था, सुपर सैचुरेटेड, जो टेम्परेली मतलब एग्जिस्ट करता है, आइडियली फिर वो बाद में सेटल डाउन कर जाता है अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही, बट वो किसी टाइम इंस्टेंट पे इट इज पॉसिबल जब मैक्सिमम वैल्यूज को भी एक्सीड हमने कर रखा हो। इसके लिए हमने देखी थी सिचुएशन कैसी, कि फॉर एग्जांपल अगर आप गरम आपके पास सोल्यूशन है जिसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, फिर उसको आप जैसे जैसे ठंडा करते जा रहे हो, कूल करते जा रहे हो, तो इंस्टेंटली ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर ड्रॉप करा तो एक सेकंड में सारा सॉल्यूट बाहर प्रेसिपिटेट कर जाए, इट कैन टेक सम टाइम। तो बीच में किसी पॉइंट पे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर करोगे तो सैचुरेटेड से भी ज्यादा वहां पे सॉल्यूट घुला हुआ आपको मिलेगा। क्लियर है ये चीजें? दीज वर जस्ट बेसिक डेफिनेशंस। पर अब इसके आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। तो पहले ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि हम क्या घोल रहे हैं। अब लिक्विड ही हमारा प्रेफर्ड सॉल्वेंट रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर का नाम जैसे कि आपने देखा है लिक्विड सॉल्यूशंस भी इसको बुलाते हैं। तो पहले हम डील कर रहे हैं इसके साथ कि सॉलिड अगर घोल रहे हैं लिक्विड में, पहला तो इंपॉर्टेंट ये फैक्टर ये है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आपके फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स कहाँ डिजॉल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड्स या सॉल्ट्स विल रिक्वायर कैसा सॉल्वेंट, हाई पोलैरिटी या लो पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। डिजॉल्व इन सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलैरिटी। तो
जैसे कि आपके H2O, इथेनॉल एक्सेट्रा। whereas relatively आपके जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं दे विल प्रेफर गेटिंग डिसॉल्व्ड इन आपके सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी। तो एक चीज ये है। इसके बाद आते हैं इन पे जो ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ। तो अब यहाँ पे देखो, इसेंशियली तो हमको ले शार्टलियस प्रिंसिपल लगाना है, पर टेम्परेचर वाले सिचुएशंस में वी आल्सो रिक्वायर टू नो कि आपका ओवरऑल जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर अगर हम देखेंगे तो इट विल बी अ 2 स्टेज प्रोसेस। पहले क्या है, स्टेप 1, जब आपका जो भी सॉलिड है पहले तो अंदर पानी में जाके उसके बीच में जस्ट बॉन्ड टूटेगा, सेपरेट होंगे ये आयंस। तो कैसे दिखाई देंगे, Na प्लस गैशियस प्लस Cl माइनस गैशियस। एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज आपका लैटिस एंथैल्पी, एंड इट विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में हमेशा जान लगती है। ठीक है, इस तरीके से। वेराज स्टेप 2 अगर आप देखोगे तो अब सॉल्वेट या हाइड्रेट करना है आयंस को। Na प्लस गैशियस प्लस वाटर, ठीक है, Cl माइनस गैशियस प्लस वाटर, गिविंग Na प्लस aqueous Cl माइनस aqueous। तो इस स्टेप में इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये स्टेप रहेगा एक्सोथर्मिक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आके एक तरीके से वीक बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, आयंस के साथ हमारे। सो दिस स्टेप इज नेगेटिव। तो अब ओवरऑल जब इनका हम सम करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H सॉल्वेशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। बट सिंस ये हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा नेगेटिव है, सो इसके साथ साथ वी विल ऑलवेज ऑल्सो रिक्वायर द मैग्नीट्यूड्स, ये पता लगाने के लिए कि आपका, ठीक है, डेल्टा H सॉल्वेशन आपका खुद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ओवरऑल। अब अगर ये पॉजिटिव निकल के आ जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे ये काम और होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उस तरह के सॉल्ट की। वेराज अगर ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी ऐसे सॉल्ट की। ठीक है, तो ये है एसेंशियली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पॉजिटिव में एज आपका टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, वेराज एक्सोथर्मिक में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये है एसेंशियली। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उस पे लेकिन जब हम लगाने की कोशिश करते हैं ले शार्टलियस प्रिंसिपल, तो क्या निकल के आता है अपना नो इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम तभी इसको मेजर कर सकते हैं। ले शार्टलियस प्रिंसिपल जैसे हम देखते हैं कि जो भी हम करें उसका उल्टा करने चाहते हैं, तो प्रेशर आप बढ़ाते हो किसी सब्सटेंस पे, वो अपनी वॉल्यूम कम कर लेता है, ठीक है, उस प्रेशर को ईज ऑफ करने के लिए। पर इस तरह के सॉल्यूशंस में जहां आप सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, सॉलिड आपका कुछ कंप्रेसिबल नहीं है, वो अपनी वॉल्यूम कुछ खास कम ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे इस वजह से कोई इम्पैक्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको सिंपली नो इफेक्ट, प्रेशर बढ़ा के आप और सॉल्ट नहीं डिसॉल्व कर सकते। ये सेक्शन क्लियर है? नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ठीक है, इसको अभी नोट ही कर लो। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम डील करेंगे किस तरह के सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, इस बार हमारा फोकस है गैस अगर कोई डिसॉल्व करनी है लिक्विड में। हमने देखा है यहाँ पे देयर वाज अ पर्सन नेम्ड हेनरी,
ये क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ये प्रेशर चेंज कर करके देख रहा था कि गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन द लिक्विड। तो अच्छा ये ध्यान रहे, ठीक है, इसमें यहाँ एक ग्राफ इन्वॉल्व है, एक इक्वेशन इन्वॉल्व है। इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, प्रेशर है और सॉल्युबिलिटी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, पर लेफ्ट में यूजुअली कौन लिखा होता है, राइट में कौन, प्रेशर अपना लेफ्ट में एंड मोल फ्रैक्शन राइट में, ठीक है, ये चीज। तो थोड़ा सा ये काउंटर इंट्यूटिव सा है इन द सेंस कि यू वुड एक्सपेक्ट कि आप प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो इस पे डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यूजुअली एक्स एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम प्लॉट करते हैं, पर यहाँ पे जस्ट ध्यान रखना इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा यहाँ प्लॉट हो रहा है, वेराज मोल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ प्लॉट हो रहा है, एंड ही ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन कर्व आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पावर 1 से। तो जब यहाँ इसको इक्वालिटी बनाया, क्या इंसर्ट हो गया, ये कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बुलाते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे और क्या जानना जरूरी है, एक तो KH की वैल्यू सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, जो गैस डिसॉल्व हो रही है, अब जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका KH कैसा होगा, कम होगा। इसको आप कैसे, ठीक है, इसको फील कर सकते हो, कांस्टेंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर हम लगाएं दो गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए, तो जो गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई है उसका काई ज्यादा होगा, तो इस वजह से उसका KH कम होगा अगर वो प्रोडक्ट कांस्टेंट अगर हम मेंटेन करके रख रहे हैं। तो एक तो ये चीज है, इफ गैस इज solubility यानी कि काई इज हाई, देन उससे कॉरेस्पॉन्डिंग KH इज लो। एक तो ये चीज। दूसरा हम देखें डिपेंडेंस विद टेम्परेचर, जैसे अभी हमने नीचे भी देखना है, पर अगर आपको याद हो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस का सॉल्युबिलिटी कम होता है। तो उस सेंस में अगर आप देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो KH की वैल्यू को क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, तो इसका मतलब KH बढ़ेगा अगर आप प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे KH का वैल्यू कम जाएगा। तो ये चीज भी क्लियर। लास्टली आपका क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, किस किस तरीके से दे रखे थे ये किताब में। एक आपका दे रखा था कि सोडा जो बॉटल्स हैं उसके अंदर CO2 इज केप्ट एट अ वेरी हाई प्रेशर टू इंश्योर कि CO2 डिसॉल्व रहे उसके सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, ठीक है। आपका सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्ड एट हाई प्रेशर ऑफ CO2। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन देखा था आपका बेंड्स करके एक आता था, कि जो डीप सी डाइवर्स हैं, जब वो बहुत नीचे डाइव कर जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, जब फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रोजन गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है उनके ब्लड स्ट्रीम में, बट अगर वो एकदम से रिसर्फेस कर जाए, ऊपर अगर आ जाए, तो जैसे ही वो प्रेशर रिलीव होता है नाइट्रोजन गैस एस्केप करती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसके बबल्स फॉर्म होकर ट्रैप हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। इसको लेकिन कम करने के लिए यहाँ पे जो उन्होंने टैक्टिक बता रखा था वो वैल्यूज हम याद कर लेते हैं, कि उसको फिर वो एक इनर्ट गैस से डाइल्यूट कर रहे थे जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत खराब है ब्लड में, सो इट विल नॉट डिसॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस ओनली, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करेगी। दैट गैस वाज हीलियम, ठीक है। तो हीलियम क्लोज टू वो 12%, ठीक है, एग्जैक्ट तो 11.7% दे रखा है उन्होंने। अब इसको ऐसे याद कर लो, 12% वो हीलियम ऐड करते हैं। नॉर्मली एयर का क्या कॉम्पोजिशन होता है, N2 80% और ऑक्सीजन 20%, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे सेम नंबर से 12% से एनहांस कर रखा है, ठीक है। तो इफेक्टिवली समझ आ रहा है, नाइट्रोजन आपका 24% से डिक्रीज हो रखा होता है, N2 बच रहा होता है यहाँ पे 56%। दिस इज टू अवॉइड बेंड्स। लास्टली आपका क्या था, जस्ट एक कंडीशन मेंशन थी, एनॉक्सिया,
दिस इज एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर्स। जब वो ज्यादा एलिवेशन गेन कर लेते हैं, उनके ऊपर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। ये भी हमने देखा था। तो ये 3 एप्लीकेशंस, ठीक है, ये चीज है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमको विजुलाइज क्या करना पड़ेगा। अब अगेन अगर आपको ले चाटलियर्स प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है, तो कहता है एक तरीके से फर्ज करो कि कोई गैस मॉलिक्यूल जब, ठीक है, डिसॉल्व होता है, तो हमने अभी जैसे बात करी थी होमोजेनियस सॉल्यूशन में हर चीज का फिजिकल स्टेट सेम है। तो जो गैस पार्टिकल यहाँ पे गैसियस फेज में है, यहाँ पे आके वो किस में हो जाता है, लिक्विड में। तो गैस टू लिक्विड, वो कह रहा है इमेजिन करो जब गैस डिसॉल्व होती है तो वो एक तरीके से कंडेंस हो रही है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, गैस या लिक्विड? गैस के पास। तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। और आरएचएस पे अगर हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से डेल्टा एच लेस देन 0, एक्सोथर्मिक ये हो गया। अब यहां से कंक्लूड कर सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी अपनी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए अकॉर्डिंग टू ले चाटलियर्स प्रिंसिपल। तो ये सेक्शन है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। ये सारा नोट डाउन कर लिया। बताओ, ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर की सबसे जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्या नाम है इसका, राउल्ट्स लॉ। तो पहले इसके साथ डील कर लेते हैं एनसीईआरटी के ही ऑर्डर में। पहले वी आर यूजिंग इट फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 मिसेबल आपके अगर लिक्विड्स हैं तो वहां पे देखो राउल्ट्स लॉ हमको मदद भी क्या करता है एनालाइज करने में, कि जैसे कि हमने देखा था किसी भी कंटेनर के अंदर एक्चुअली कितने सोल्यूशन बन रहे होते हैं, 2 सोल्यूशन बन रहे होते हैं, एक नीचे में लिक्विड फेज में और एक ऊपर में गैस फेज में, ठीक है। तो हम कोरिलेट करते हैं यहाँ पे लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन को विद कि ऊपर हम गैस फेज में क्या प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उसका वेपर फेज का कॉम्पोजिशन होगा। तो राउल्ट्स लॉ में आपका किस तरीके से रहता था, प्रेशर ड्यू टू, चलो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, पी टोटल अपना इज प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी। बट प्रेशर ड्यू टू ए है कितना, जितना वो मैक्सिमम दे सकता था मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, कितना वो सरफेस लेयर पे एक्चुअली साइड्स ऑक्यूपाई कर पा रहा है। सिमिलरली पीबी को हम लिख रहे हैं पीबी नॉट प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी। अब यहाँ पे देखो पी ए नॉट पी बी नॉट आर कॉन्स्टेंट्स। एज ऑफ नाउ 2 वेरिएबल आ रखे हैं काई ए काई बी, पर इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं एक वेरिएबल में, सिंस इट्स अ बाइनरी सोल्यूशन। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो किसी भी एक को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, फॉर एग्जाम्पल पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस काई ए, तो अब कैसा बन जा रहा है, पी टोटल इज इक्वल टू अपना पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट। अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन को कॉरिस्पॉन्ड कर जाएगा। इसको अगर हम प्लॉट कर लें वाई एक्सिस पे तो ये हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ये है हमारा स्लोप और ये प्लॉट होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसका ग्राफ अगर हम देखें किस तरीके से, इसका पूरा ऐसे बॉक्स बना के हम ग्राफ बना रहे थे, ठीक है। तो लेफ्ट में यहाँ पे हम लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन बता रहे हैं, तो लेट से ए के टर्म्स में बता दें तो वो भी सफिशिएंट है। ए का अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो बी का भी ऑटोमेटिकली पता ही है। एक पॉइंट पे रख लेते हैं काई ए 0, एक पॉइंट पे दूसरे एक्सट्रीमिटी पे काई ए का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1। एक चीज ये हो गई। तो इसमें अगर हम देखें एक लाइन बनती है ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब इन लाइंस के मतलब समझते हैं।
जो ये सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी एक्चुअली है क्या, दिस इज प्रेशर ड्यू टू ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू पी ए नॉट, मैक्सिमम प्रेशर जो प्योर लिक्विड ए एक्सर्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। सिमिलरली अगर हम देखें, दिस इज पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी, और जो ये तीसरी लाइन है दिस इज इन दोनों का सम, जो कि हमने देखा स्ट्रेट लाइन आनी थी, दिस इज आपका पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इस तरीके से लिख लो। दिस पॉइंट इज आपका पी बी नॉट एंड वी आर ड्रॉइंग दिस ग्राफ अंडर द अजम्पशन कि आपका एज ऑफ नाउ पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट। एक लिक्विड तो कोई दूसरे के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल होने ही वाला है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ रही है, इस तरह से हमारा ग्राफ ये बनेगा। वेपर फेज कॉम्पोजिशन जो एक लास्ट चीज रह गई है, इसको भी समझ लेते हैं। वेपर फेज कॉम्पोजिशन हम, अब जैसे लिक्विड फेज में हमने सिंबल काई यूज कर लिया था विच लुक्स प्रीटी क्लोज टू एक्स, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस को हम वाई से कैरेक्टराइज कर रहे हैं। ये चीज भी हमने देख रखी है कि अगर सेम वॉल्यूम सेम कंटेनर के अंदर अगर गैसेस प्रेजेंट हो, आर की वैल्यू सेम होती है एंड एट सेम टेम्परेचर, तो प्रेशर्स और मोल्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, हम लिख सकते हैं प्रेशर ड्यू टू ए अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। तो पी ए बाई पी टी, ये चीज इसको आप चाहे खोल के ऐसे लिख सकते हो, पी ए नॉट काई ए अपॉन पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। तो ऐसे ही समझ आ रहा है, आप यहाँ वाई बी भी लिख सकते हो एंड ये सिचुएशन है। लास्टली जैसे आपको लेक्चर से मैंने एक चीज आपको एक ट्रिक बताई भी थी कि एक ये सिचुएशन रहती है, लेट से आपका यहाँ पे हमने लिया ए लिक्विड वाज मोर वॉलेटाइल देन बी, तो यहाँ से एक चीज फॉर श्योर डिटरमिन हो जाती है दैट वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये सिचुएशन ये क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, अभी अपियर करेगा 2025 के, कि वेपर फेज में ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट आपका इनरिच होने लगता है, ठीक है। ए अगर ज्यादा आसानी से उड़ता था, तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, लिक्विड फेज में अगर उसका मोल फ्रैक्शन लेट से 0.4 था, वेपर फेज में गारंटीड उसका वाई ए की जो वैल्यू है 0.4 से कुछ ज्यादा ही निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे क्वेश्चन में न्यूमेरिकली। तो यहां तक सब कुछ क्लियर, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। यही हम देखें, अगर यहाँ पे क्या लिखा है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर कितना है, जीरो, उसको इवेपोरेट होना ही नहीं आता, ठीक है। लेट से कोई सॉलिड हमने डिसॉल्व कर रखा है लिक्विड में, तो ऐसे में बस हमारा जो राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म अपना अगर जीरो है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, we'll only be left with all the pressure is exclusively due to liquid या component A। ये चीज क्लियर है। ग्राफ भी अकॉर्डिंगली कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, हमको बस एक लाइन मिलेगी, वो जो दूसरी लाइन आती थी वो मिलेगी ही नहीं। यही प्रेशर ड्यू टू ए है और यही टोटल प्रेशर भी है, क्लियर सिचुएशन ये। नेक्स्ट देखते हैं इस पर।
आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग अगर आप देखो सेक्शन, ठीक है, बिकॉज इसमें टाइम नहीं कंज्यूम होता है क्वेश्चन में, सीधा देखते ही हमको आंसर पता होता है, पर अब वो क्लैरिटी चाहिए। पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, 3 चीजों से कैरेक्टराइज होता है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस क्या है, पहली 2 तो फिर भी आई गेस ज्यादातर लोगों को याद रह जाती है कि डेल्टा एच मिक्स शुड बी इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्स शुड बी इक्वल टू 0। कंपोनेंट्स मिक्स करने पे कोई हीट एनर्जी अब्सॉर्ब या लिबरेट नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, पर साथ ही साथ क्या है, इट ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ आपका लिक्विड फेज कॉम्पोजिशंस, ठीक है। काई ए काई बी की वैल्यू कुछ भी हो, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी पी टोटल की उससे मैच ही करे। इस पे भी आपने देखा है क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आपका प्रेशर जो एक्चुअली आ रहा है न्यूमेरिकल में, ठीक है, पी टोटल जो राउल्ट्स लॉ से आ रहा है उससे ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डिविएशन की तरफ इशारा कर रहा होगा, कम आ रहा है प्रेशर तो नेगेटिव डिविएशन की तरफ इशारा कर रहा होगा। अब स्पेसिफिकली देखते हैं जो नॉन आइडियल सिचुएशंस है उसमें क्या क्या है हमारे पास। एक है पॉजिटिव डिविएशन, इसमें देखो कंडीशंस इस तरीके से, अब याद रखना काफी आसान है, सब कुछ पॉजिटिव है, कंसिस्टेंट है। पॉजिटिव डिविएशन में डेल्टा एच मिक्स भी आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर देन 0, ये चीज। लास्टली इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लो कि जो पुराने ए और बी इंटरेक्शंस जो सैक्रिफाइस हो रहे हैं, इसकी जगह जो नए ए बी इंटरेक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उनके मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है, वीक है। और इस वजह से अब पूरा सोल्यूशन एज अ होल ही थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कंपैरेटिवली वीक हो गए हैं, तो जल्दी वेपराइज हो रहा है, प्रेशर्स हमको ज्यादा मिल रहे हैं। तो ग्राफ अब किस तरीके से दिखाई देगा, ये जो ग्राफ बनना था इसके अंदर आप देखो डिविएशन क्या है, सारे कर्व्स ऊपर की तरफ उठे हुए होंगे, ठीक है, जल्दी वेपराइज वो कर रहे होंगे। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करते हैं, वैसे तो हमने अपने लेक्चर में क्लास में काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स देखे थे, बट अभी के लिए किताब में जो दे रखे हैं, अब देखो याद रखने आसान है, सिंपल। पहला एग्जाम्पल उसने दे रखा है कि वो डाल रहा है एसीटोन इन इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको कौन डिसरप्ट कर रहा है, एसीटोन पोलर होने की वजह से, ठीक है, डिसॉल्व तो हो जा रहा है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से इफेक्टिवली जो नए इंटरेक्शंस हैं दे आर वीकर, ठीक है। एक ये एग्जांपल दे रखा है, ऐसी सेकंड एग्जांपल अब आप देखो, अब वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को खराब करेगा, डाइपोल डाइपोल को खराब करने के लिए इससे भी वीक कौन सा होता है, वीक वैंडरवाल्स, या फिर जो आपका लंदन या डिस्पर्जन फोर्स था, ठीक है। तो इसेंशियली कौन से लिक्विड से यूज कर रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड अगर डिसॉल्व कर रहा है एसीटोन में, तो ये फंडा है, ठीक है, ये समझ आया। ऐसे ही अब देखते हैं नेगेटिव डिविएशन में, इससे बिल्कुल ही इक्वल एंड ऑपोजिट, अपना डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव, अपना डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव, एंड अपना क्या चीज, नए जो इंटरेक्शंस हैं ए और बी के मुकाबले आपके जो नए ए बी इंटरेक्शंस है दे आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ऐसे में जो ग्राफ है अपना, इस बारी ऊपर उठने के बजाय वो नीचे की तरफ धसेगा, ठीक है, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर्स कम एक्सप्रेस हो पाएंगे। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग है, पहले क्या दे रखा है, फिनॉल प्लस एनिलीन। अब ओरिजिनली तो ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है,
रिस्पेक्टिवली। फिनॉल में भी हमने देखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे बॉन्डेड है डायरेक्टली, एनिलीन में हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे बॉन्डेड है डायरेक्टली। लेकिन जब इनको मिक्स करते हैं तो इनका एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाता है, तो इस वजह से जो फिनॉल का हाइड्रोजन है वो जाके एनिलीन पे लग जाता है। तो फिनॉल पे क्या अपीयर करने लग जाएगा अब, एक नेगेटिव चार्ज, वेराज एनिलीन पे आने लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पार्शियल चार्जेस के बीच में होती है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, उसके मुकाबले तो अभी और इनहांस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये है नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, एक चीज ये है। इसके अलावा दूसरा हमने देखा था, ठीक है, बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपका एसीटोन, जिसमें क्या चीज है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डेल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन नहीं है अच्छे से, लेकिन हमारे पास एक ऑक्सीजन है जिसपे सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। इसमें अगर हम मिक्स कर देते हैं क्लोरोफॉर्म, जहां पर कि क्या हो रहा है आपका, क्लोरीन्स पे हमने देखा है यूजुअली भी इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं इंक्लूड करते हैं, ऑल्दो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिमिलर टू नाइट्रोजन, पर इसका साइज बड़ा होता है। पर इफेक्टिवली यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर फिर भी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अच्छे से निकल के आ रही है। तो हेंस अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अकेले अकेले नहीं कर पाते थे, ये कर ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। क्लियर, लिखने का हो गया है सारा। इससे भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सेक्शन और बचा है, विच इज क्या अपने एजियोट्रोप्स भी आर एक्सट्रीम केसेस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एजियोट्रोप को फिल इन द ब्लैंक के तौर पर मैंने क्या लिख रखा है, इसका निकनेम क्या होता है, इसको लेमैन टर्म्स में एक बहुत ही अच्छा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, टर्म, एक एक्सप्रेशन जिससे कन्वे हो जाता है मीनिंग, ये क्या है, इसको क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट, बताओ, बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, क्यों बुलाते हैं ऐसे, क्योंकि इनमें लिक्विड फेज और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, वो कांस्टेंट रह जाता है। यहाँ पे जो अपने काई ए और काई बी की वैल्यूज है, वही एग्जैक्टली अपनी वाई ए और वाई बी की भी वैल्यूज है। ठीक है, कुछ वेपर फेज में वॉलेटाइल कंपोनेंट अब ज्यादा इनरिच होना बंद हो गया है, उनको हम डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मिनिमम बॉइलिंग से क्या समझ आ रहा है, अगर वो जल्दी बॉयल हो जा रहा है तो वो पॉजिटिव डिविएशन होगी उसमें बहुत ज्यादा, या नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, जिसमें आपका वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलता है, तो वो एटमॉस्फेरिक या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की बराबरी ज्यादा जल्दी कर लेता है एट अ लेसर टेम्परेचर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज, अच्छे से आपका जब पॉजिटिव डिविएशन होता है। अब जो एग्जांपल हमको बाय हार्ट याद करके चलना है, ठीक है, उसकी पूरी वैल्यूज भी, दैट इज इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है लेकिन उतनी अच्छी नहीं करता पानी के बराबर, तो एंड इसमें हमको कॉम्पोजिशन भी याद करना है, इट इज 95% इथेनॉल बाय, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वाटर आपका 5%। सिमिलरली अगर हम देखें मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, इस वजह से ये देर से बॉयल हो रहा है। इसका एग्जांपल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड इन वाटर। ये 68% और 32% है, लेकिन ध्यान रहे किस तरीके से ये आपका, ठीक है, इस तरीके से नहीं, सॉरी, मास परसेंटेज ये आपका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इससे भी आगे बढ़े, एंड ये, चलो यहाँ पे जस्ट एक चीज याद रखना, बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एसिड आप डिसॉल्व कर रहे होते हो पानी में, एग्जाम्पल किसका बनता है हमेशा, नेगेटिव डिविएशन का आपका। ठीक है, HNO3 के बजाय आप चाहे HCl ले लो, H2SO4 ले लो, हर बार वही सिचुएशन है,
ये आयंस देते हैं, तो जो नए इंटरेक्शंस बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं पुराने इंटरेक्शंस के मुकाबले। ठीक है, एनी एसिड इन वाटर, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड जो आयनाइज हो रहा है इज अ केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन। मिनरल एसिड्स जो आपके हैं। और आगे देखें, लास्ट सेक्शन जो चैप्टर का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? फिल इन द ब्लैंक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एनी प्रॉपर्टी सच दैट property that depends only and only on the amount of substance dissolved, and it is independent of the nature of the substance। ठीक है, कौन डिसॉल्व हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बस कितने मोल डिसॉल्व हो रहा है वही मैटर करता है। ठीक है, तो इसी में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, आरएलवीपी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपना। तो पहले अगर हम देखें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? ठीक है, इट इज पी नॉट आपका, या ऐसे ले लो पी ए नॉट, प्योर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का, माइनस, अब उसमें जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करा है तो हमने देखा है प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं? पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई ए, इस तरीके से। तो इस वजह से अब रिलेटिव वर्ड भी अगर इसमें प्रीफिक्स कर दें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ये पूरा चीज जो आ रहा है पी ए नॉट इंटू वन माइनस काई ए relative to the ओरिजिनल वैल्यू। तो ये चीज अब कैंसिल आउट हो जाती है, बचता क्या है हमारे पास? खाली वन माइनस काई ए, और या तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हेंस ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो चीज है अपना, इट इज ओनली इक्वल टू कितने मोल आपने सॉल्यूट डिसॉल्व करें, इस तरह से। तो ये एक चीज आ जा रही है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं इस चैप्टर में, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है लिक्विड का। इन दोनों को अगर एक ही ग्राफ पे हम देखना चाहें तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? एक्सिस पे प्लॉट क्या क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर देख रहे हैं, एंड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसमें कितने हमारे कर्व्स इंपॉर्टेंट हैं? इसमें हम देखेंगे कि ठीक है, ये तीन लाइंस इंपॉर्टेंट है, इनको लेबल करना आना चाहिए। सबसे पहला वाला क्या है? दिस इज आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके नीचे कौन ट्रेल कर रहा है इससे? आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो कि हमने देखा है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कम ही होता है। और ये नीचे में एक जो कर्व चल रहा है, दिस इज आपका वेपर प्रेशर ऑफ वही सॉल्वेंट इन सॉलिड फॉर्म या फ्रोजन फॉर्म। ठीक है, एंड दिस हैज टू बी प्योर, गोज विदाउट सेइंग। तो अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? एक तो हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये था आपका ओरिजिनली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस TB नॉट, वेर एज सोल्यूशन में अब हम देख रहे हैं ये पॉइंट राइट में खिसक गया है, TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, हेंस बॉइलिंग पॉइंट तो आपका बढ़ गया है। सिमिलरली अगर हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट्स,
ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट राइट में था, नया जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो धस गया है, वो लेफ्ट में और खिसक गया है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है सिचुएशन। अब रही बात फॉर्मूले की, हमारा हम देख रहे हैं टी बी नॉट माइनस टी बी को हम बुलाएंगे डेल्टा टी बी, और ये आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक सेकेंड, ठीक है, डेल्टा टी बी हम देख रहे थे, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, हेंस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। मोलालिटी यहाँ पे चूज हमने कर रखा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तरीका आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, मोलारिटी हमने देखा है चेंज हो जाती है, उस पर भी क्वेश्चन आ रखा है। और लास्ट में हम देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर भी जब आ जाता है तो मॉडिफायर यहाँ पे हम लगा दिया करते हैं, तो उसको अब आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो सिमिलरली। पर बस ध्यान रहे फ्रीजिंग पॉइंट के केस में जो हम डेल्टा टी एफ लिख रहे हैं वहां पे नॉट वाला टर्म पहले नहीं होगा, पहले क्या है आपका, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, नॉट कहाँ पे था, इधर में, नया बॉइलिंग पॉइंट पुराने वाले से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट नए वाले से ज्यादा है, और ये कैसे आ जा रहा है, आई के एफ इंटू एम। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर। हम देखेंगे ये के बी के एम को बुलाते भी क्या है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं इनके स्पेशल नाम है, एक है आपका के बी इज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आपका ये, और या तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बुलाते हैं। ठीक है, इसका किताब ने एक फॉर्मूला दे रखा है, कभी कभार यूज हो जाता है, किस तरीके से, के बी इज इक्वल टू आपका आर इंटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सिंपल दिमाग लगाओ, अगर ये कांस्टेंट है तो सॉल्यूट, और सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो चेंज होते जाएगा लेकिन उसके साथ साथ केबी की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है, सो केबी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हमको लेना होता है ओरिजिनल आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच। बताओ वेपराइजेशन या फ्यूजन, अगर बॉयल हो रहा है तो, ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला भी है। सिमिलरली अगर हम देखें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को और क्या बुलाते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, को याद करने भी आसान है, देखो जैसे ये बॉइलिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे रफली ऐसे वो सिलेबल वो साउंड क्रिएट भी हो रही है, ये डिप्रेशन ये क्राई, ठीक है, ऐसे करके आप इनको याद कर लेना। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट में लेकिन एक्सप्रेशन कैसे, के एफ इक्वल टू सिमिलरली आर इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच, यहाँ पे फ्यूजन। तो ये क्लियर, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी चौथी और आखिरी जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको देखते हैं। तो ऑस्मोसिस आप समझ रहे हो क्या रिक्वायर्ड है, एक तो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये चीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसके दोनों तरफ आपका सोल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरफ आपके लेट से सॉल्यूट जो डिसॉल्व्ड है दैट इज हायर इन कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी तरफ कम है रिलेटिवली। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री को कौन क्रॉस कर सकता है, खाली सॉल्वेंट के जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, छोटे पार्टिकल्स। सॉल्यूट आपने देखा है पानी में जाके वो हाइड्रेट होता है, सॉल्वेट होता है, वो साइज उसका इंक्रीज हो जाता है, क्लस्टर बन जाता है एक बड़ा सा मिसाइल जैसा, तो वो पास नहीं हो सकता है थ्रू पोर साइज, ऐसे हमने
ठीक है, स्पेसिफिकली कंट्रोल करके रखा हुआ है कि खाली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सिलेक्टिवली उसको पास कर पाए मेम्ब्रेन को, सॉल्यूट के ना कर पाए। तो एक तो ये चीज है, तो इस वजह से आप देख रहे हो कि ट्रैवल करने हैं खाली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने। अब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ पे ज्यादा है, जहां पे सॉल्यूट का कम है। ठीक है, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ठीक है, सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मोल फ्रैक्शन वाटर का ज्यादा है इस साइड पे, इस साइड पे आपका मोल फ्रैक्शन वाटर का कम है, क्योंकि इस साइड पे सॉल्यूट ज्यादा है, उस साइड पे सॉल्यूट कम है। तो थिंग्स फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर या हायर ग्रेडियंट टू लोअर, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इधर आते हैं, कम वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब इस नेचुरल प्रोसेस को अगर हमको रोकना है तो हम प्रेशर किस तरफ से लगाएं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड से। हमको ये वाला एरो नेगेट करना है तो हम इस साइड से प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, सच दैट दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, नेट ऐसा ना लगे कि ट्रांसफर हो रहा है सब्सटेंस का फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तो उस प्रेशर पे जहां पे जाके ऑस्मोसिस रुकता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला उसका क्या आ रहा था, सिंपली आई सी आर टी। ये भी याद है ना, सिंपली हमने ये करा था। यस सर। ठीक है, हमने वॉल्यूम को इधर भेज दिया था मोल्स के नीचे और उसको बना दिया था कॉन्सेंट्रेशन, एन बाई वी को, पी को लिख दिया था एज पाई। तो इस तरह से याद करना आसान है। एक चीज ये, टोनिसिटी आप समझ रहे हो कि एज ऑफ नाउ क्या है, लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में अगर आप, सॉरी राइट वाले के रिस्पेक्ट में आप ये लेफ्ट वाला हिस्सा देखो, जहां पे ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको हम बुलाते हैं हाइपरटोनिक। लेफ्ट के मुकाबले आप राइट वाला देखो तो इसके रिस्पेक्ट में वो है हाइपोटोनिक। और अगर दोनों तरफ आपका आई इंटू सी का प्रोडक्ट अगर बराबर आ रहा है तो हो जाएगा आइसोटोनिक। तो ये तीन आपकी सिचुएशंस भी पॉसिबल है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप कोई सेल्स को, ठीक है, सबमर्ज करोगे तो वो श्रिंक होंगे या एक्सपैंड होंगे? ठीक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में अगर आप कुछ प्लेस कर दोगे तो वाटर उसमें से बाहर खींचेगा, तो सेल्स इफेक्टिवली क्या होंगे, श्रिंक। सिमिलरली हाइपोटोनिक में ऑपोजिट इसका, वाटर एंटर कर जाएगा सेल के अंदर तो सेल्स विल एक्सपैंड, स्वेल अप। एंड आइसोटोनिक में नो चेंज, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी एस्केप करेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर है, जब पाई से भी ज्यादा प्रेशर अगर आप लगा दो तो नेट फिर ये लेफ्ट टू राइट एक और एरो जुड़ जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। जो नेचुरल ऑस्मोसिस हो रहा था, राइट टू लेफ्ट पानी आ रहा था, अब लेफ्ट टू राइट नेट ट्रांसफरेज हो रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लास्टली आपका वैंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वैंट ऑफ फैक्टर में क्या हम कह रहे हैं, आई। ठीक है, एंड इट इज आपका एक तो इस टर्म्स में आप बताओ कि इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा डिनोमिनेटर में? ऑब्जर्व्ड ऊपर आएगा कि मिल क्या रहा है, अपॉन जो एक्सपेक्टेड था, या एनसीईआरटी की भाषा में कैसे लिखा है, कैलकुलेटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रैक्टिकली जो आपका आ रहा है अपॉन थियोरेटिकल जो वैल्यू है। ठीक, अब बस ये ध्यान रखना है, इसमें एक फॉर्मूला आप यहाँ ऐड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व्ड अगर मोल्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वही सेम गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस में मोल्स क्या है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो मतलब मॉलिक्यूलर मास छोटा एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, एंड वाइसी वर्सा। तो इस तरीके से यहाँ पे जस्ट ये वर्ड्स आप ध्यान देना, देखो पलट जाएंगे आपके। ऑब्जर्व्ड आपका मॉलिक्यूलर मास एंड एक्सपेक्टेड वाला इस बार
ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से हम देख रहे हैं मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आ रही है समझ ये चीज? मैं कह रहा हूँ मोल्स इज आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ ये मोल्स के रेशियो थे एसेंशियली, ठीक है। पर इसके बजाय अगर हम ये यूज करें तो सिचुएशन पलट जाएगी। सिंपली इस फॉर्मूला को भी हम देखेंगे, फटाफट इनको यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इसी के साथ आई गेस कंक्लूड हो रहा है आपका ये शॉर्ट नोट्स सॉल्यूशंस चैप्टर का। क्लियर है सब कुछ? बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।